प्रदेश की योगी सरकार का अब कैबिनेट विस्तार आज हो गया है, क्योंकि अगले साल चुनाव आने हैं और उससे पहले ये कैबिनेट विस्तार हुआ है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें मंत्री पद दिया गया है। कैबिनेट विस्तार में 7 चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली है। कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद, बीजेपी नेता पलटू राम, संगीता बिंद इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 7 नेताओं को शपथ दिलवाई। पूर्व यूपीए सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया है। वो एक ब्राह्मण चेहरा हैं, जिन्होंने जून महीने में कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था। जितिन प्रसाद अभी विधायक नहीं है। यूपी सरकार ने जितिन प्रसाद को अन्य 3 नेताओं के साथ विधान परिषद में लाने के लिए नाम भेज दिए हैं। वहीं साल 2004 में पहली बार वो लोकसभा पहुंचे। पिता जितेंद्र प्रसाद भी कांग्रेस के दिग्गज रहे। छत्रपाल गंगवार को यूपी सरकार में मंत्री बनाया गया है। वो बरेली के बेहड़ी से विधायक हैं और साल 2007 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। गंगवार ने दूसरी बार साल 2017 में विधानसभा चुनाव जीते। यूपी के बलरामपुर से विधायक पलटू राम ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं पहली बार विधायक बने हैं और अनुसूचित जाति के हैं। इसके बाद डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद ने मंत्री पद की शपथ ली। संगीता बिंद की कई रचनाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, लेकिन इस कैबिनेट विस्तार से क्या प्रभाव आने वाले चुनाव पर पड़ने वाला है, क्योंकि यूपी में अगले आने वाले फरवरी मार्च में ये चुनाव होने हैं और इन चुनावों में क्या इन 7 मंत्रियों का प्रभाव होगा, कौन से समीकरण होंगे, ये आगे देखना होगा। राहुल गांधी और आलाकमान के साथ लंबी बैठकों के बाद आखिरकार पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का कैबिनेट गठन हो गया है। इस गठन के अंदर सिद्धू के कई करीबियों को जगह मिली, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के कई विरोधियों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल पाई। सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी को डिप्टी सीएम बनाने पर तो पहले ही मुहर लग गई थी। पंजाब कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले मंत्री पद के बड़े दावेदार कुलजीत नागरा ने अपनी दावेदारी छोड़ दी थी। नागरा ने फेसबुक पर लाइव होकर अपनी दावेदारी छोड़ी थी। 6 बार के विधायक ब्रह्म मोहिंद्र ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। ब्रह्म मोहिंद्र कैप्टन सरकार में मंत्री रहे हैं। मनप्रीत सिंह बादल और तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राजिया सुल्ताना, राजेंद्र सिंगला, अरुणा चौधरी, भारत भूषण आशु ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राजेंद्र सिंगला कैप्टन सरकार में मंत्री थे। सिंगला के पास शिक्षा विभाग का प्रभार था। वहीं इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते गुरकीरत कोटली ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे बलजीत सिंह सिद्धू मंत्री पद से हटाए जाने को लेकर खासे नाराज रहे। उन्होंने आलाकमान से शिकायत करते हुए बताया कि आखिरकार मेरा क्या कसूर था जो मुझे इस मंत्री पद से हटाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। देश वापसी पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। देश की राजधानी दिल्ली के पालन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत सत्कार किया गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता उमड़ पड़े, जिनमें काफ़ी जोश दिखाई दिया। पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं का इसके लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री ने अपने स्वागत के लिए वहां पहुंचे सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया और कुछ दूर पैदल चलकर उनसे हाथ भी मिलाया। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने कहा कि अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने सारी दुनिया में भारत का डंका बजाया और देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने कहा, आज सारी दुनिया पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को एक नई दृष्टि से देख रही है। मोदी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है। प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जिस आत्मीयता और बेबाकी से बात हुई है, वह भी भारत की अलग तस्वीर पेश कर रही है। पीएम मोदी अमेरिका के ऐतिहासिक दौरे के बाद भारत लौटे हैं, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का माहौल है। अब इस दौरे के क्या मायने निकलेंगे और क्या परिणाम होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती जरूर आएगी और दोनों देशों में प्रगाढ़ता बनेगी। देश के कुछ राज्यों में नक्सल समस्याओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की, जिसमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और 4 राज्यों के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अमित शाह ने कहा कि वाम मार्गी उग्रवादियों के इनकम सोर्स को खत्म करना बेहद जरूरी है। गृह मंत्रालय के अनुसार शाह ने बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे अगले 1 साल में माओवादी उग्रवादियों की समस्या से निपटने को प्राथमिकता दें, ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। इसके लिए नक्सलियों पर दबाव बढ़ाने, उनके खिलाफ अभियान की रफ्तार तेज करने और बेहतर समन्वय की ज़रूरत है।
बैठक में देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा स्थिति, विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में भाग लिया। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और केरल के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन 4 राज्यों के प्रतिनिधित्व राज्य के किसी मंत्री या फिर शीर्ष अधिकारियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में माओवादी हिंसा में काफ़ी कमी आई है और अब ये खतरा देश के करीब 45 जिलों में रह गया है। हालांकि देश में करीब 90 जिलों को माओवादी हिंसा से प्रभावित माना जाता है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद माओवादी हिंसा प्रभावित इलाकों में और कमी आएगी। जातीय जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैकफुट पर आने के मूड में नहीं है। मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है। बिहार के मुख्यमंत्री हो या फिर विपक्ष, दोनों ही केंद्र सरकार के जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार पीएम मोदी से इसी मुद्दे पर बात कर चुके हैं और चिट्ठी भी लिख चुके हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना के मुद्दे पर बैकफुट पे आने के मूड में ही नहीं है। लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की मांग की है। नीतीश कुमार का कहना है कि जातीय जनगणना एक जायज मांग है और ये समय की मांग है, विकास समर्थक है और नीति निर्माताओं को पिछड़ी जातियों के लिए लक्षित कल्याणकारी नीतियां बनाने में भी मदद करेगा। इसी मुद्दे पर बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसके बाद ही ये फैसला होगा। अमित शाह के साथ हुई बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। बहरहाल बिहार में नीतीश कुमार हो या फिर एनडीए के कुछ नेता, सभी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि अब बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपनी 5 दिवसीय राजस्थान की यात्रा के तहत सीमावर्ती जिले जैसलमेर पहुंचे, जहां उन्होंने सरहद पर लोंगेवाला की वीर गाथाओं को सुना, वहीं सीमावर्ती तनोट माता के भी दर्शन किए। देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जैसलमेर की 2 दिवसीय यात्रा पर रविवार को भारतीय वायुसेना के विमान से जैसलमेर एयर स्टेशन पहुंचे, जहाँ राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुके भेंट कर उनकी अगवानी करते हुए स्वागत किया। तत्पश्चात उपराष्ट्रपति अपने काफिले के साथ सर्किट हाउस पहुंचे और सर्किट हाउस में लंच किया और लंच में राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ लिया। लंच के बाद उपराष्ट्रपति ME-17 हेलीकॉप्टर से सीमावर्ती तनोट के लिए रवाना हुए और अपनी बॉर्डर इलाकों की यात्रा की शुरुआत प्रसिद्ध तनोट माता के मंदिर के दर्शन से की। मंदिर में उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी उषा नायडू के साथ तनोट माता के साथ विशेष पूजा अर्चना कर देश में अमन चैन की कामना की। एम वेंकैया नायडू कल आर्मी स्टेशन के वार म्यूजियम का अवलोकन करेंगे। उसके बाद BSF की 191 बटालियन में सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां जवानों का हौसला अफजाई करेंगे। उसके बाद सर्किट हाउस में भोजन के बाद शाम को वो जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। अध्यापक बनने की चाह में पूरे प्रदेश भर से लाखों परीक्षार्थियों ने आज रीट का एग्जाम दिया। दोनों पारियों में लगभग 26 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो परीक्षा संपन्न तो हुई, कहीं विवाद हुआ तो कहीं पेपर आउट की बात आई तो कहीं नकल करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ भी हुआ। इन सब के बीच सरकार ने इस चुनौती को पार पा लिया। अब परीक्षार्थियों को इंतज़ार है तो सिर्फ जल्द से जल्द रिजल्ट का। रीट की परीक्षा में आज प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल में 26 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसमें कुल परीक्षा केंद्र बनाए गए थे 3,993 परीक्षा केंद्र और 33 जिलों के अंदर इस परीक्षा को आयोजन करवाया गया था। एहतियात के तौर पे पूरे राजस्थान के अंदर अधिकांश जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद रखी गई थी ताकि किसी तरह से पेपर आउट ना हो सके। परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था की बेहतरीन मिसाल यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही पुलिस को जो इंतजाम किए गए थे उसके अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई मुन्ना भाइयों को धर दबोचा है जो डमी कैंडिडेट बनकर एग्जाम दे रहे थे। कहीं नकल करने वाले गिरोह का फाड़ाफोड़ किया है। SOG भी लगातार रीट की परीक्षा को लेकर फील्ड के अंदर मौजूद थी और एक के बाद एक कार्रवाई कर रही थी। इन सब के बावजूद पूरे प्रदेश भर के अंदर छुटपुट घटनाओं के बीच रीट की परीक्षा संपन्न हुई और अब लोग बेसब्री से रीट के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। आज संपन्न हुई रीट की परीक्षा प्रदेश में अब तक हुई सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक मानी जा रही है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती भी थी और अब देखना यह है कि विवादों के बीच में हुई ये परीक्षा कितनी सफल हो पाती है और कब तक रिजल्ट आ पाता है।
कोटा में रीट की परीक्षा से पहले नकल गिरोह के भंडाफोड़ के बाद आज परीक्षा के दौरान भी कोटा ग्रामीण पुलिस के हाथे एक मुन्नाभाई चढ़ा है। असल में ग्रामीण एसपी शरद चौधरी को प्रदेश के जालोर इलाके से एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था और इस पर काम करते हुए कोटा ग्रामीण पुलिस की विशेष टीम ने कोटा के तातेड़ केंद्र से इस मुन्नाभाई को दबोचा है। एडमिट कार्ड में फोटो मुन्नाभाई का था, लेकिन नाम किसी अन्य कैंडिडेट का था। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में किसी बड़े गिरोह की तलाश में है और इसीलिए फिलहाल इस मुन्नाभाई का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इसके अलावा कोटा में हालांकि रीट की परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। कोटा में कुल मिलाकर 57,000 परीक्षार्थियों के लिए 142 केंद्रों का गठन किया गया था। इनमें से पहली पारी में उपस्थिति 81.41% और दूसरी पारी में 79.48% रही। पहली पारी के लिए कोटा जिले में कुल मिलाकर 44,863 और दूसरी पारी के लिए 46,003 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षार्थियों के परिवहन के लिए व्यापक स्तर पर ट्रेनों और बसों का इंतजाम किया गया था। कोटा में प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड के अलावा दूसरे भी कई राज्यों के परीक्षार्थी रीट की परीक्षा देने के लिए आए थे। ये सभी परीक्षार्थी प्रदेश सरकार की तरफ से फ्री परिवहन, ठहराव और खाने पीने के इंतजामों को लेकर के गदगद नजर आए। रीट परीक्षा 2021 का हुआ सफल आयोजन। अजमेर सहित प्रदेश भर के तमाम जिलों में पकड़े गए मुन्ना भाई। बोर्ड अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर दी सफलता की जानकारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा रीट परीक्षा 2021 का आयोजन करवाया गया था, जो कि आज रविवार के दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुई। शांतिपूर्वक हुई परीक्षा के पश्चात बोर्ड अध्यक्ष जीपी जारोली ने के द्वारा एक प्रेस वार्ता कर परीक्षा में सहयोग करने वाली सभी संस्था, सभी कर्मचारी और सभी विभाग और बोर्ड कर्मियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है और उनका भी आभार व्यक्त किया। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने कहा कि यह परीक्षा प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा रही है, जिसमें इतनी संख्या में परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि आवेदन के समय 44,000 परीक्षार्थी ऐसे थे जिन्होंने एक ही से अधिक फॉर्म भरे थे। उनके इतने फॉर्म भरने का कारण हमें भी पता था, उसी को फॉलो करते हुए हमने एसओजी और गृह विभाग को सूचना दी और उसका नतीजा यह रहा कि आज और पिछले 3 दिनों से लगातार मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं। जारोली ने यह भी कहा कि इस बार परीक्षा में और साल के मुकाबले 10% कम परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा, अलवर में 20 मिनट से देरी से शुरू हुई थी परीक्षा, पर परीक्षार्थियों ने कर दिया हंगामा, किया जवाब तलब। रिपोर्ट आने पर दोबारा की जा सकती है परीक्षा। बीकानेर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई रीट की परीक्षा। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा, टीम वर्क से हो पाया ये संभव। पूरी टीम के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संस्थाओं, भामाशाहों का धन्यवाद जताते हुए कलेक्टर ने कहा कि पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवाई गई है। छुटपुट बात को छोड़ दें तो कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। तो दूसरी तरफ बीकानेर पुलिस भी अलर्ट मोड में दिखाई दी। कुल 6 मुन्ना भाई धरे गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि जो नकल करने का तरीका था वो सभी को चौंकाने वाला था। चप्पल यानी स्लीपर में मोबाइल फिट किया गया था और कान में ब्लूटूथ लगाया गया था, लेकिन पुलिस भी सतर्क निकली। एडिशनल एसपी शैलेंद्र इंदोलिया की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में भी 5 अलग अलग मुकदमे इसी इनपुट पर दर्ज हुए। कुल अगर हम बात करें तो 6 लोगों की बीकानेर में गिरफ्तारी हुई, 1 की गिरफ्तारी व्यास कॉलोनी में हुई। इन्होंने पैसे दिए थे, कहीं ना कहीं उनके मंसूबे भी एक तरह से पानी पानी हो गए। कुल 7 लाख के चेक मिले हैं, एक ब्लैंक चेक मिला है और कहीं ना कहीं पुलिस ने समय रहते ही इनको दरअसल कल रात को ही राउंड अप कर लिया था और आज भी कुछ गिरफ्तारियां हुई। तो ये कहा जा सकता है कि रीट परीक्षा में जो ये सेंध लगाते, जो नकल करते, वो नहीं कर पाए।